हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। कल मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। आज हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इस केमिकल बॉन्डिंग को और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला जो हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, इसको हम देखेंगे। तो देखो, मैटर जितना भी है आप आसपास नजर दौड़ाओ, है ना, और इधर उधर कहीं पर भी देखो, कोई भी एलिमेंट आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा या फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। जितने भी मैटर आपको मिलते हैं, सारे के सारे मैटर कैसे मिलते हैं? वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है। अब अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो देखो, इस पूरे यूनिवर्स में जो एक सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है या सबसे ज्यादा मिलने वाला जो तत्व है, अगर उसकी आप बात करो तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लेकिन हाइड्रोजन भी H इस फॉर्म में नहीं है। ये जो हाइड्रोजन एटम है इस फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? हाइड्रोजन H2 फॉर्म में मिलता है। और इस पूरे यूनिवर्स का तकरीबन 90% पार्ट ये हाइड्रोजन से मिलकर के ही बना हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है ये 90% पार्ट बनाता है। हाइड्रोजन एटम जो है वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन की बात करें या आप नाइट्रोजन की बात करें, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं, मतलब सॉरी, एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, ये भी क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक है। और ये करीब करीब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का 99% जो पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो कौन बनाता है? वो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन ये भी क्या है? कंबाइंड फॉर्म में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं वो एलिमेंट्स हमेशा आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट फॉर्म में क्यों नहीं रहते? कि हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के एटम फॉर्म में रहे, या जो लिथियम है वो लिथियम इस एटम फॉर्म में रहे, या नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन एटम फॉर्म में रहे, ऑक्सीजन एटम फॉर्म में रहे, फ्लोराइड ऑक्सीजन, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे, क्या रीजन है कि ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलते या एटम का जो इनका फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं मिलते? ये क्यों मॉलिक्यूल्स बनाते हैं? दूसरी चीज, ठीक है, हमने मान लिया कि ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो ये दो हाइड्रोजन्स को आपस में कनेक्ट रखता है? एक ये हाइड्रोजन और दूसरा ये हाइड्रोजन, ऐसे कौन से फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहे हैं जो फोर्स इन एटम्स को बांध करके रखते हैं या बाइंड करके रखते हैं? और फिर चलो हमने ये भी कह दिया कि साहब इनके बीच में एक इस तरह का केमिकल बॉन्ड होता है जो इन एटम्स को बांध करके रखता है। फिर सवाल ये उठता है कि फिर जो केमिकल बॉन्ड हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अब हम केमिकल बॉन्ड्स को आज के टाइम में अगर हम देखें तो कई सारे तरह के केमिकल बॉन्ड्स आप पढ़ते हो। आप सिग्मा बॉन्ड पढ़ते हो, पाई बॉन्ड्स पढ़ते हो। सिग्मा बॉन्ड में भी आप अगर इनकी मल्टीसिप्लिटी के बेस पर अगर आप देखोगे तो आप क्या देखते हो कि आप सिंगल बॉन्ड पढ़ते हो। कि ऐसा कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, कुछ कंपाउंड्स में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड भी एक तरीके का नहीं है, वो भी एटम्स को कंबाइन करने के लिए या एटम्स को बाइंड करने के लिए, एटम्स को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। कुछ बॉन्ड्स आप देखोगे कि आयनिक है, कुछ बॉन्ड्स आप देखोगे कोवेलेंट हैं, कुछ आप देखेंगे कि डेटिव बॉन्ड्स हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं। इसके अलावा एक तरह के बॉन्ड्स आप देखते हो जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं। कुछ और फोर्सेस भी आप देखते हो जिनको आप बोलते हो कि वो वंडरवॉल फोर्सेस हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो हैं, अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं एटम्स को कंबाइन करने के, ये क्यों हैं? तो इन सब सवालों का अगर हम देखना चाहें कि क्या हमारे पास में जवाब हो, तो वो हम पढ़ते हैं इस केमिकल बॉन्डिंग वाले सेक्शन। और ये केमिकल बॉन्डिंग कोई आज की
चीज नहीं है कि हमने आज सो करके उठे और हमने कहा कि हाँ सब केमिकल बॉन्ड इस तरह का होता है। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर देखें कि सब केमिकल बॉन्ड किस तरह से थे, तो सबसे पहला जो बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने। अब डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? उन्होंने कहा कि देखो जो एटम्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, और वो शेप पता है कैसी बताई उन्होंने कहा कि मान लो कि ये एटम और इसमें इस तरह के हुक्स निकले हुए होते हैं, इस तरह के हुक्स निकले हुए होंगे, और जब ये दूसरे एटम से आकर के मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये दूसरा एटम है और ये पहला एटम क्या करेगा, इस हुक में फंस जाएगा और ये इस तरह से, फिर इस तरीके से तीसरा एटम होगा वो क्या करेगा, वो इस हुक के अंदर फंस जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हुक लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें से निकले होते हैं, प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, और दूसरा एटम जो है इस हुक के अंदर क्या कर देता है, फंस जाता है। तो इस तरह का उन्होंने एक प्रपोज्ड एक केमिकल बॉन्डिंग के लिए अपना एक अजम्पशन दिया कि हुक लाइक प्रोजेक्शंस लैच हो जाते हैं या फंस जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो एटम्स हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये सबसे पहला एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है जो ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने दिया था। एक और दूसरा तरीका उन्होंने ये सुझाया कि आप एक तरह का गेम खेलते हो, है ना, ये इस तरह से आप देखते हो कि सब ये ना इसमें इस तरह के कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, और फिर क्या करते हो आप इसमें दूसरी एक वो लेते हो और वो उसको फंसा देते हो, है ना। इन दोनों को आप अलग कर सकते हो, ये अलग होकर के कैसे नजर आएंगे कि कुछ इस तरह का नजर आएगा। इस तरह का, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि एटम कुछ इस तरीके के इनमें क्या होते हैं, कुछ इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, और जब एक एटम और ये दूसरा एटम पास पास आते हैं तो ये इंटरलॉक हो जाता है, तो इसको उन्होंने कहा कि ये बॉन्ड है। इसी तरह से यहां पर उन्होंने कहा कि ये हुक लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं ये आकर के फंस जाते हैं, और ये बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड है। इसके बाद और डेवलपमेंट हुआ और लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, और उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑलकेमिस्ट, और ऑलकेमिस्ट ने कहा एक उन्होंने एक प्रपोजल दिया जो कि था केमिकल एफिनिटीज पर बेस्ड, केमिकल एफिनिटीज। अब केमिकल एफिनिटीज पर बेस्ड जो प्रपोजल था वो क्या था, उन्होंने कहा कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनको दूसरे एटम के साथ में क्या होता है, लगाव होता है। ये एटम है यहाँ पे, ये एटम है यहाँ पे, ये कोई एक्स एटम है, ये कोई वाई एटम है, और इनमें आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, नेचुरल अट्रैक्शन। जैसे हम लोग आपस में करते हैं ना, किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी से हम नफरत करते हैं, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें खराब लगता है, तो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो पास पास आकर के और एक तरह से क्या बना लेते हैं, एक तरह का बॉन्ड बना लेते हैं। और कुछ एटम्स, अगर ये एक Z एटम है, वो इस X एटम के साथ में कंबाइन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं या हेट करते हैं। तो ये प्रपोजल भी एक जो हमारे साइंटिस्ट थे ऑलकेमिस्ट, उन्होंने दिया जो केमिकल एफिनिटीज पर बेस्ड था। इसी तरह से उसके बाद में आइजैक न्यूटन ने, न्यूटन का नाम आपने सुना ही है, आइजैक न्यूटन ने एक अपना नया पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं उनके बीच में किसी ना किसी तरह का कोई एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसे कि ग्रेविटी है या मैग्नेटिज्म है या इलेक्ट्रिसिटी है। जिस तरह से ग्रेविटी में आप देखते हो कि एक चीज दूसरे चीज को अपनी तरफ खींच रही है, मैग्नेटिज्म में आप देखते हो कि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचता है, तो वहां मैग्नेटिज्म में एक तरह का अट्रैक्शन होता है। तो इसी तरह से आइजैक न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्सेस हैं ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। अब ये किस तरह के फोर्सेस हैं ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस तरह का फोर्स इन एटम्स के बीच में होता है। इसी तरह से उसके बाद आइजैक न्यूटन के बाद में बफन ने अपना एक थ्योरी दी या कहा, अजम्पशन दिया कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में जो अलग अलग शेप के होते हैं,
अलग अलग एटम्स अलग अलग शेप के होते हैं और इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। ये हालांकि आइजैक न्यूटन ने भी इसी तरह से कहा था, लेकिन उन्होंने ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी वाले जो अट्रैक्शन फोर्सेस थे सबका नाम लिया था। लेकिन जो बफन थे उन्होंने सिर्फ कहा कि नहीं, वो जो फोर्सेस है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है जो एटम्स को पास पास लेकर के आता है। और उसके बाद बर्जीलियस ने एक अजम्पशन दिया और उन्होंने कहा कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच में, क्योंकि एटम्स जो हैं वो क्या है, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले जो एटम्स हैं इनके बीच में क्या होगा, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इस एटम को, ये जो जिस पर नेगेटिव साइन है और इस एटम को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको बांध करके रखता है ये अट्रैक्शन फोर्स। और इस तरह के अजम्पशन से एक तरह के सब्सटेंसेस को वो बताना चाह रहे थे, जिन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में इसी तरह का आपको देखने को मिलता है कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला एटम होता है जिसको आप कैटायन बोलते हो, एक नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज होती है जिसको आप एनायन बोलते हो। लेकिन बर्जीलियस की ये जो अजम्पशन थी या ये जो उन्होंने थ्योरी दी, इस थ्योरी की एक लिमिटेशन सामने आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने मान लिया कि एटम्स के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो आयनिक सब्सटेंसेस की तरह होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? ये जो हाइड्रोजन है, अब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनाएगा तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो होते नहीं। ऑक्सीजन जो है इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस तो होते नहीं। तो यहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि किसके पास में पॉजिटिव चार्ज है और किस हाइड्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज है? तो बर्जीलियस की ये जो थ्योरी थी वो भी फेल हो। अब आप बोलोगे, आपसे पूछा जाए कि साहब केमिकल बॉन्ड क्या है, तो हम केमिकल बॉन्ड को अलग अलग तरीके से बताते हैं। हम सब ये कहते हैं कि साहब ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है और इनके बीच में कुछ स्प्रिंग लाइक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। ये एक और ये बी, ये दो एटम्स स्प्रिंग लाइक से जुड़े होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए है ये इस बी के साथ में इस तरह से हम यहाँ सिंगल लाइन से इसको दिखा देते हैं, एक सॉलिड लाइन से इसको शो कर देते हैं। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, हम इस तरह की बॉल्स लेते हैं और उन बॉल्स को अटैच कर देते हैं, इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये सब क्या है, ये तो केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है। आप ये बता सकते हो कि हाँ, ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरह से स्प्रिंग के फॉर्म में भी इसको। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे हम केमिकल बॉन्ड्स को बताएं, लेकिन एक्चुअली में बॉन्ड क्या होता है ये हमें नहीं पता था। और ये अलग अलग थेरीज जो हैं वो अलग अलग तरीके से, थेरीज एक्चुअली हम नहीं कह सकते क्योंकि ये फिलोसॉफिकल आइडियाज थे जो मॉलिक्यूल्स को, किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको सिर्फ ये बता रहे थे कि हाँ, सब मॉलिक्यूल्स इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, क्यों फ्री एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम सही मायने में बात करें कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, तो हमने एक और चीज पढ़ी होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो ये पढ़ी होगी कि आपने एक तरह का ये डायग्राम देखा होगा।
इस तरीके का एक डायग्राम जो है वो आप लोगों ने कभी देखा होगा। और यहाँ हम क्या करते हैं, मैंने आपको शायद जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आप लोगों को बताया था कि ये एटम है ए, और यहाँ पर एटम क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होते हैं तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो। और जैसे जैसे ये पास आने लगता है, वो इलेक्ट्रॉन को हमने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में लिया था कि ये इलेक्ट्रॉन है, और जैसे जैसे ये पास आता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाता है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या करता है, इसकी एनर्जी को डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और एक समय ऐसा आता है जब ये इस पर्टिकुलर जगह पे ये मॉलिक्यूल के जो एटम्स थे ए और बी, ये क्या है, दूर दूर है। फिर क्या होगा, इसकी एनर्जी, ये पास पास आने लगेंगे और ये पास पास आने लगेंगे, ये इतना पास आ गए तो इनकी एनर्जी आप देखोगे और कम हो गई। फिर और एनर्जी कम हो जाती है तो ये और पास आ जाते हैं, और एनर्जी कम हो जाती है तो ये और पास आ जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये ऐसी उसमें होते हैं जब इनकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है। और इस मिनिमम एनर्जी पर ये मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और इसके बाद में इन एटम्स को अगर हम और पास में लेकर के आए तो इनकी जो एनर्जी है वो फिर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जिसको आर बोलते हैं, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इनके बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ एक बात समझ में आई कि केमिकल बॉन्ड जो है वो एक तरह से जो एनर्जी है उस एनर्जी का कम होना है। अगर एटम्स को पास पास लेकर के आया जाएगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, और जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स इनमें लगेगा, और ये एक तरह का क्या बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। ओके, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इस बात को हम किससे बताने लगे, केमिकल बॉन्ड को बताने लगे कि हाँ सब केमिकल बॉन्ड वो होता है जहां पर दो पार्टिकल्स अगर पास पास आते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है। उस चीज को हमने केमिकल बॉन्ड कहना शुरू किया। और अगर हम इस पुराने पूरे जो हमारा ये इतना बड़ा जो समय था, इस पूरे टाइम को अगर हम देखें तो हमें अलग अलग तरीके की बहुत सारी थ्योरीज हमें मिली, और इन थ्योरीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे दो पार्ट्स में। क्या, एक थ्योरी, एक ग्रुप ऑफ थ्योरीज तो वो थी जो क्लासिकल थ्योरीज थी, और दूसरी जो थ्योरीज थी वो हैं जो मॉडर्न थ्योरीज हैं। अब बहुत सारी थ्योरीज से मिलकर के क्लासिकल थ्योरीज बनी है, और बहुत सारी थ्योरीज से मिलकर के ये मॉडर्न थ्योरीज बनी है। तो क्लासिकल थ्योरीज क्या हैं और ये किस पर बेस्ड हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मॉडर्न थ्योरीज क्या है और ये किस चीज पर बेस्ड है। तो क्लासिकल थ्योरीज जो है वो जो आपने क्वांटम केमिस्ट्री का नाम सुना होगा, क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुना होगा। जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल जिनको आप आंखों से देख नहीं सकते, जैसे कि एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप देख नहीं सकते। तो इनकी जब हम स्टडी करते हैं इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, तो हम स्टडी करते हैं उसको क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और जितनी भी बड़ी चीजों की स्टडी करते हो जिनको आप आंखों से देख सकते हो, तो वो एक छोटी सी चीज भी हो सकती है, और वो बहुत बड़ा प्लेनेट हो सकता है, या बहुत बड़ा यूनिवर्स हो सकता है, या है ना, उसको हम किसमें पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरीज जो है वो क्वांटम बिहेवियर, जो स्मॉल पार्टिकल्स का जो क्वांटम बिहेवियर होता है उसको नहीं बताता, या उसको कंसीडर नहीं करता, ठीक है, क्वांटम बिहेवियर को कंसीडर नहीं करता। जबकि मॉडर्न थ्योरीज जो है वो क्वांटम बिहेवियर को कंसीडर करते हैं, या क्वांटम बिहेवियर पर बेस्ड है। तो ये जो है ये है बेस्ड ऑन क्वांटम, और ये आप कहोगे कि डू नॉट बेस्ड ऑन क्वांटम। और ये क्लासिकल थ्योरीज की अगर हम बात करें तो दो थ्योरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम जब आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हो और वहां पर केमिकल बॉन्ड्स की कहीं बात आती है तो
ये क्लासिकल थेरीज की दो थेरीज को आप जरूर पढ़ते हो। और मॉडर्न थेरीज की अगर हम बात करें तो भी अगर आप केमिकल बॉन्ड्स पढ़ रहे हो तो आप दो थेरीज को पढ़ते हो। अब इनमें क्लासिकल मेथड्स की दो थेरी कौन सी हैं? तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स की दो थेरीज जो हैं वो मैंने कल आपको बताया था कि एक जो थेरी है उसे हम बोलते हैं कॉसेल थेरी, और दूसरी जो थेरी है उसे हम बोलते हैं लुइस थेरी। और अगर हम इस मॉडर्न थेरीज की बात करें तो ये मॉडर्न थेरीज जो हैं ये भी दो थेरीज हैं जिनसे हम केमिकल बॉन्ड्स को समझाने की कोशिश करते हैं। और एक थेरी है जिसको हम बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थेरी, और दूसरी थेरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी जिसको आप एमओटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन आज का रहेगा, जितना भी टाइम हमें मिलेगा, हम ये जो क्लासिकल थेरीज है जिसमें हमारी कॉसेल और लुइस की थ्योरी है इसको हम स्टडी करेंगे। और कल हम बात करेंगे या हम आगे बात करेंगे इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, और वहां पर हम समझेंगे कि किस तरह से केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो देखो, ये क्लासिकल थ्योरीज जब दी गई तो क्लासिकल थ्योरीज चाहे वो कॉसेल की थ्योरी हो या लुइस की थ्योरी हो, यहां पर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स थे जो साइंस में हो रहे थे, और उन डेवलपमेंट्स ने क्लासिकल थ्योरीज को एक फंडामेंटल बेस प्रोवाइड किया। और वो तीन डेवलपमेंट ऐसे थे जिन्होंने क्लासिकल थ्योरीज को जो फाउंडेशन है वो प्रोवाइड की। उसमें एक तो था जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। जे थॉमसन का जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी था वो एक फंडामेंटल यहां पर रहा। इससे पहले, जे थॉमसन से पहले हम क्या बोलते थे कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन इज इंडिविजिबल। डाल्टन की थ्योरी हमारी ये थी, और डाल्टन से पहले की जो थ्योरी थी वो भी यही थी कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहां जो इतनी थ्योरीज यहाँ ऊपर जितने भी अजम्पशंस दिए गए वो उसी के बेस पर दिए गए कि साहब वो एटम जो है वो एक सिंगल एंटाइटी उसको हमने माना, या एक पार्टिकल हमने उसको माना। लेकिन हमें पता था कि बाद में जब थॉमसन ने कहा कि सब इलेक्ट्रॉन भी इसमें होते हैं, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें होते हैं तो एटम जो है वो एक सिंगल एंटाइटी नहीं है, बल्कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, जो यहाँ पर होते हैं। हालांकि ये पता नहीं था उस समय तक कि कहाँ होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने हमें ये बताया, एक नए तरीके से हमने सोचने पर मजबूर किया। दूसरा, एबेग ने कहा कि सब जो नोबल गैसेस होते हैं वो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों रखते हैं उसका जवाब तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा नोबल गैसेस क्योंकि रिएक्शन नहीं करते तो इसमें एक स्टेबिलिटी होती है, या एक तरह का स्टेबल ये जो स्टेबिलिटी इसमें है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। ये बात एबेग ने कही। और जो तीसरी जो चीज थी वो था नील्स बोर का मॉडल। जब नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और वहां पर बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कल्स हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनको ऑर्बिट्स बोला, इन ऑर्बिट्स में रहते हैं, तो वहां पर पता चला कि नहीं, एटम यहाँ पर अकेला वो एक सिंगल नहीं है, वहां पे प्रोटॉन्स भी हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वहां पे न्यूट्रॉन्स भी हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए किसी भी एटम को किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होने के लिए। तो ये तीन जो चीजें थी, या ये जो तीन डिस्कवरीज थी, इन तीन डिस्कवरीज के बेस पर ये जो क्लासिकल थ्योरी थी वो तैयार की गई, या वो क्लासिकल थ्योरी हमारे पास में आई। और जे थॉमसन ने जब ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, उन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट क्लासिकल थ्योरी के उसमें ये जो केमिकल बॉन्ड था उसको समझाने के लिए इन्होंने कहा कि जो कंपाउंड्स हैं या वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर किसी ना किसी तरीके के जो पार्टिकल का क्या होता है, ट्रांसफर होता है।
और जो किसी ना किसी तरीके के पार्टिकल का ट्रांसफर जो उन्होंने बताया, वहां पे उस समय उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया, जो बाद में चल करके इलेक्ट्रॉन नाम दिया, लेकिन उन्होंने कहा किसी ना किसी तरीके के पार्टिकल्स को ट्रांसफर किया जाता है। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जब हम बॉन्ड बनाते हैं या बॉन्ड बनता है या कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो यहां इस पार्टिकल को कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। जो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि साहब आयनिक बॉन्ड में ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं वो आयनिक बॉन्ड को समझाने के लिए जो जे थॉमसन ने अपना जो अटेम्प्ट था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने यहां पर दिया। लेकिन जब यहां पर अबेग ने कहा कि नोबल गैस जो होती हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखती हैं और कहीं ना कहीं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की है कि फर्दर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं आ सकते, तो इसी चीज को बेस बनाते हुए 1916 में दो इंडिपेंडेंट थेरीज आई। और वो दो इंडिपेंडेंट थ्योरी किसकी थी? एक तो थी कॉसेल की और दूसरी थी लुइस की। ये लुइस की एक्चुअली लैंगम्यूर लुइस और लैंगम्यूर ने मिलकर के दी थी और कॉसेल ने अकेले दी थी। तो यहां इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि जो हर मॉलिक्यूल जब भी बनता है तो वो कहीं ना कहीं स्टेबल जो नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करता है। और अजम्पशन क्या दिया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का स्टेबल होता है, तो कहीं ना कहीं ये इसको नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करता है। तो लुइस ने कहा कि ये नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये किस तरीके से अचीव किया जाए या अटेन किया जाए, कैसे वो कोई भी मॉलिक्यूल बनते समय नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। तो उन्होंने कहा कि नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए लुइस ने कहा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं ताकि क्या हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। ठीक है, और शेयरिंग हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी बल्कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होगी। और दो एटम्स के बीच में ये जो पेयरिंग है, ये जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, ये ही बॉन्ड कहलाता है। ये लुइस ने कहा। और इसको समझाने के लिए कि ये शेयरिंग किस तरह से होती है, उन्होंने एटम को विजुअलाइज करना शुरू किया, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं था 1916 में कि एटम का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। नील्स बोर ने वो बाद में दिया। तो लुइस ने यहां पे क्या किया, एटम को विजुअलाइज किया। किस तरह से विजुअलाइज किया? इन्होंने कहा कि देखो एटम जो है ना, उसको इन्होंने क्यूबिकल शेप जैसा देखा। ये इस तरह का क्यूबिकल शेप जैसा देखा कि एटम इस तरह का होता है और इसका एक कॉर्नर जो है, अब ये क्यूब जो है इसका एक कॉर्नर, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जैसे कि हाइड्रोजन या फिर लिथियम, तो इन्होंने हाइड्रोजन और लिथियम को इस तरह से रिप्रेजेंट करना शुरू किया कि एक क्यूब और उसके एक कोने पर इन्होंने क्या कर दिया, एक डॉट लगा दिया। इसी तरह से इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को इस क्यूबिकल मेथड से, मतलब बहुत सारे जो एटम्स थे एलिमेंट के, उनको इस क्यूबिकल मेथड से समझाने की कोशिश की। इसी तरह से यहां पर इन्होंने कहा कि अगर एक की जगह यहां पर दो इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये हीलियम हो सकता है या बेरिलियम हो सकता है। तो हीलियम और बेरिलियम को इस तरह से इन्होंने शो करना शुरू किया। इसी तरह से कुछ और भी इन्होंने क्यूबिक स्ट्रक्चर, जो एटम को क्यूब की तरह मानते हुए, घन की तरह मानते हुए, और बताया कि किस तरह का जो एटम है वो किस तरह का होता है या हो सकता है। और इस तरह से अगर उन्होंने 3 डॉट्स लगाए तो ये 3 डॉट्स ये बता रहे थे इसके लिए कि ये उन्होंने यूज किए या तो ये बोरॉन है या फिर ये एल्यूमिनियम। और इसी तरह से 4
इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पूरे के पूरे क्यूब में अगर हम जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, क्योंकि 8 कॉर्नर्स हैं इसके। एक यहां होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। तो उन्होंने कहा कि ये क्यूब की तरह होता है एटम, और इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, और 8 कॉर्नर के बाद में कोई और कॉर्नर होता नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी कॉर्नर्स पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये नोबल गैस के जैसा इन्होंने माना। नोबल गैसेस जो हैं उनको इस तरीके का इन्होंने विजुअलाइज किया। ओके, एटम्स को तो इस तरह से विजुअलाइज कर लिया कि सब एटम इस तरह के होते हैं, ठीक है। और ये बात इन्होंने अकेले 1916 में नहीं कही, ऐसा सोचा था इन्होंने कब, लुइस ने? ऐसा सोचा तो था इन्होंने 1902 में, लेकिन ये श्योर नहीं थे। लेकिन जब कुछ और चीजें डिस्कवर होती गई तो फिर ये कुछ श्योर हुए, और इन्होंने 1916 में अपना ये अजम्पशन दिया, या अपना ये जो एटम्स को किस तरह से इन्होंने विजुअलाइज किया, ये पब्लिकली एक पेपर पब्लिश किया, और वहां पर बताया कि एटम कुछ इस तरह के होते हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन को इन्होंने किस तरह से समझाया, उसको हम इसी ये जो फॉर्मूला, ये जो इन्होंने क्यूबिक जो रिप्रेजेंटेशन दिया, इसी के बेस पर समझाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि साहब ये एक क्यूब, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा क्यूब जो है उन्होंने कहा कि दूसरे क्यूब में यहां पे ये मैंने डार्क उससे बताया, ये मैं होलो स्फीयर से बता रहा हूं। ये उन्होंने कहा कि इस तरह का है, तो इसको उन्होंने कहा कि ये तो हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने अभी इससे पहले भी बताया, ये हाइड्रोजन। यहां पर एक कॉर्नर पर एक इलेक्ट्रॉन। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो है इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके कॉर्नर्स पर हैं, तो ये उन्होंने कहा कि ये कोई ना कोई क्या है, ये मान लीजिए कि फ्लोराइड है, या क्लोराइड है, या ब्रोमाइड है। और जब ये पास पास आएंगे तो ये क्या करेगा, ये इसके पास आ जाएगा, और पास आ जाएगा तो आप जानते हो कि ये जो चीज है वो इससे मिल जाएगी, इस कॉर्नर से मिल जाएगी। तो इन्होंने कहा कि ये पास पास आते हैं। हालांकि मैं उस डायग्राम को यहाँ पर उस तरह से नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, पता नहीं वो डायग्राम उससे बनेगा या नहीं बनेगा, मैं कोशिश करता हूं कि वो डायग्राम यहाँ पे मैं, ये तो एक वो हो गया जहां पर ये सभी फ्लोराइड का एटम, ये फ्लोराइड का, और दूसरा एटम क्या रहा, ये जब ये पास आए, ये वाला और ये जो कॉर्नर्स जब पास आए, तो ये इसके साथ में मिल गया, और ये कॉमन एक ये कॉमन कोना है, जिस कोने पर ये दूसरा जो क्यूब है वो हमने यहां पर रख दिया। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये यहां पे क्या होता है, एज शेयर होती है, एज, ये जो एज है ना, ये एज, एक एज, कोई भी एक लाइन ले लो, उसको हम एक एज बोलेंगे, एक किनारा बोलेंगे, तो ये शेयर होती है। तो इससे वो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। और अगर ये फेस जो है वो अगर शेयर हो जाए, फेस में से, फेस मतलब, फेस का मतलब है इस तरह से इन्होंने कहा, और ये फेस, जैसे एक दीवार जो है ना, ये पूरी की पूरी उस साइड से हटा करके हम दूसरा कमरा जब बना देते हैं, तो इस वाली फेस से दूसरा कमरा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर होता है तो हम यहां पर मान लेते हैं कि ये दो पार्टिकल्स ऐसे थे जो जहां पे भरा हुआ था और ये खाली था।
और दूसरा जो यहाँ पर एटम होगा उसमें क्या होगा, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये वाली जो चीजें हैं वो खाली होंगी। जैसे हम इसको इस तरह से शो करते हैं। अभी ये 2 तो भरे हुए हैं, यहां पर बाकियों को हम यहां पर दिखाते हैं कि सब 6 है। ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इसको हमने डाला। अब जब ये पास आएंगे तो आप देखो कि ये पूरा का पूरा फेस चिपकेगा, ये फेस जो है वो इस फेस के साथ में चिपक जाएगा। और यहाँ ये क्योंकि ये खाली है और इस खाली